जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इतिहास के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या थी, उन कारणों के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो थोड़ा हम लोग पीछे चलेंगे इसके पीछे के कारण की वजह जानने के लिए। तो हम पाएंगे कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मूल के क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए एक रोलेट एक्ट पारित किया था 19 मार्च सन 1919 ईस्वी में। रोलेट एक्ट को पारित करने वाले जज थे सर सिडनी रॉलेट। इस एक्ट को पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्रांति का दमन करना था और साथ के साथ देश में चल रही जितनी भी गतिविधियां थी, क्रांतिकारी संबंधी जितनी भी गतिविधियां थी, उन सभी पे नज़र रखने का जिम्मेवारी किसको दी गई थी? रोलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश हुकूमत के लोगों को मिली थी। तो इस एक्ट के तहत किसी भी क्रांतिकारी को बिना किसी अपील के, बिना किसी दलील के सीधा उठा के जेल में डाल दिया जाता था। अगर उसे क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता था तो बिना किसी वकील, अपील, दलील के सीधा उसे कहाँ डाल दिया जाता था? जेल में। बिना कोई सुनवाई किए सीधा ले जाकर उसे जेल में डाल देंगे। और कितने समय के लिए डाल देंगे यह भी कुछ क्लियर नहीं था। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था और उन्होंने इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा था। बिना दलील का मतलब हुआ कि पकड़ने के बाद उनकी एक भी बात सुनी नहीं जाएगी, कोर्ट में वो लोग अपना वकील पेश नहीं कर सकते। और बिना अपील मतलब अगर उनको एक कोर्ट से, जैसे मान लीजिए सेशन कोर्ट से किसी को सजा होती है तो वह उसकी अपील अब उससे ऊपर के कोर्ट, हाई कोर्ट में कर सकता है। हाई कोर्ट से भी अगर खारिज होता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, ना आप अपील कर सकते थे, ना ही दलील और ना ही किसी वकील के बारे में। तो इसका उद्देश्य तो मेन हमें समझ आया कि क्या था? क्रांतियों का दमन करना था। ठीक है। तो अब इस विद्रोह के चलते, इस रोलेट एक्ट के विद्रोह में गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह सन 1919 ईस्वी में करने के लिए देशवासियों को प्रेरित किया। उन्होंने रोलेट सत्याग्रह सन 1919 ईस्वी में शुरुआत की। अब गांधी जी द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में जितने भी क्रांतिकारी व्यक्ति थे उन सभी को यह निर्देश दिया गया कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में इस रोलेट सत्याग्रह का सहयोग कीजिए या इसे सहमति दिखाइए। आप लोग भी अपने तरीके से वहाँ पर विद्रोह कीजिए। विद्रोह का मतलब दुकानें बंद कीजिए, अलग अलग चीज़ों में हड़ताल कीजिए। तो हर एक प्रकार से यह विद्रोह चलने लगा। इसी क्रम में 30 मार्च को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन प्रारंभ किया, इसी रोलेट सत्याग्रह को सपोर्ट करते हुए। अब कर मत दो के आंदोलन से कंफ्यूज ना होइएगा। कर मत दो का नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह एक नारा दिया गया था अमेरिकी क्रांति के दौरान। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी 30 मार्च को इस प्रकार का आंदोलन स्टार्ट होने के बाद 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनको मुंबई भेज दिया गया। जो सत्याग्रह का केंद्र था वो केंद्र पूरी तरीके से क्या रहा? पंजाब। क्योंकि पंजाब में 9 अप्रैल को वहां के दो प्रचलित नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी किस लिए हुई? क्योंकि ये लोग रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब 10 अप्रैल को वहीं पंजाब के उप कमिश्नर के घर पे वहां के लोगों द्वारा इनके रिहाई की मांग की गई और लोग बहुत ही शांतिपूर्ण और सभ्य तरीके से वहां पे विरोध कर रहे थे। उन लोगों पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा गोलियां चलवा दी गई, जिसमें कुछ भारतीय लोगों को और कुछ यूरोपीय लोग मारे गए। इसके बाद इसका रिजल्ट क्या हुआ कि पूरे के पूरे क्षेत्र में आगजनी और हिंसा बहुत तेजी के साथ भड़क गई। और इस हिंसा को रोकने के लिए एक मार्शल लॉ लाया गया, मार्शल लॉ एक्ट लाया गया। अब ये मार्शल लॉ क्या था? एक प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं कर्फ्यू। जैसे अपने यहाँ बहुत भारी पैमाने पर अगर कहीं विरोध होने लगता है तो वहाँ पे कर्फ्यू लग जाता है। कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति सड़क वगैरह पे निकल नहीं सकता, ऐसे ग्रुप में लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो पंजाब में लग गया कर्फ्यू 10 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल को अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग मैदान में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बैसाखी मेले में भाग लेने के लिए आए हुए थे। और इसमें से एक बड़ी संख्या उन लोगों की थी जो रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे वहाँ पे। तो जलियांवाला बाग में जो लोग वहाँ विरोध करने के लिए उपस्थित हुए थे, तो इसके बाद होता क्या है? ब्रिटिश सरकार को ये पता चलता है तो वो अपनी सेना की एक टुकड़ी लेकर वहाँ पहुँचती है जिनमें 90 से ज़्यादा सैनिक रहते हैं। ठीक है।
अब चूंकि ये जो अमृतसर का हिस्सा है ये शहरी क्षेत्र से बाहर था, तो यहाँ के लोगों को मार्शल लॉ एक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। अब होता क्या है कि इस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने के बाद भी यहाँ लोग इकट्ठे हुए थे, हालांकि इन लोगों को जानकारी नहीं थी। जनरल डायर क्या करता है कि हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचता है और मैदान से सबसे पहले उसने निकलने वाले सारे रास्तों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद अपने सिपाहियों को बिना इन लोगों को किसी भी प्रकार का नोटिस दिए गोली चलाने का आदेश दे देता है और उसके सैनिक वहाँ पे 1650 से 1700 राउंड के आसपास फायरिंग करते हैं, जिनमें बहुत से लोगों की जानें जाती हैं। ठीक है। अब इस घटना के समय हमारे भारत का जो वायसराय था वो था जेम्स फोर्ड। वायसराय का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी एक देश का प्रधानमंत्री, जैसे वर्तमान में अपने यहाँ मोदी जी हैं। तो ठीक है, केंद्र सरकार पूरी तरीके से हर एक देश के हर एक हिस्सों में नियंत्रित नहीं कर सकती, इसलिए राज्य गवर्नमेंट बनाई गई हैं। तो उसी प्रकार से पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय ओ डायर था। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये आदेश उसी के द्वारा दिया गया था। अमृतसर का ब्रिगेडियर, अब पंजाब के जो प्रांत था, एक सेक्टर था वहाँ पे, ठीक इसी तरीके से जैसे भारत का एक राज्य हो, पर उस राज्य में सारे के सारे काम मुख्यमंत्री, इसे हम लोग मुख्यमंत्री मान सकते हैं। अब मुख्यमंत्री सारे काम नहीं करेगा तो वो उस क्षेत्र के डीएम को आदेश देगा। ठीक है, तो अमृतसर का उस समय ब्रिगेडियर जनरल या सेनापति कह सकते हैं कौन था, तो आर डायर यानी रेजिनाल्ड डायर। जनरल रेजिनाल्ड डायर यानी आर डायर था। ठीक, और ये आर डायर जब वहाँ पहुँचा था तो ये कौन सी रेजिमेंट लेके गया था, तो ये गोरखा रेजिमेंट को लेके गया था। भारतीय गद्दार के बारे में बात करें अगर, तो हंसराज नामक एक व्यक्ति था जिसने जलियांवाला बाग में चल रही मीटिंग के बारे में बताया था। ठीक है, वो कहते हैं ना, दिल को तकलीफ अपने ही पहुंचाते हैं वरना गैरों को पता क्या ये दिल दुखता किससे है। तो देखते हैं। तो भैया जलियांवाला बाग में होता क्या है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किस वजह से चल रहा था इन लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में चल रहा था। तो उस पर जनरल डायर क्या करता है, अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे देता है। अब इतनी भयानक मात्रा में गोलीबारी चलने के बाद होता क्या है, इतना भयानक रक्तपात होता है जिसके बाद हमारे भारत के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर इसका विरोध होता है। और उस विरोध में कुछ लोगों ने त्यागपत्र दिए होते हैं जिनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है शंकर नारायण की। इन्होंने क्या किया, वायसराय परिषद से इस्तीफा दे दिया और जमुना लाल जी ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी कहाँ पीछे रहने वाले थे, तो गांधी जी ने भी कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी, जो कि ब्रिटिश के द्वारा ही इन्हें 1915 ईस्वी में दी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी सर नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। अब भैया इस घटना के लिए एक जांच आयोग का गठन किया गया ताकि भीड़ को पूरी तरीके से शांत किया जाए। वो होता है ना, जैसे आज भी अब कोई बड़ी एक घटना हो जाती है तो कहते हैं इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया है। अब वो आयोग रिपोर्ट देता रहता है 10-20 साल 25 साल में। ठीक इसी तरीके से उस समय एक आयोग बना, हंटर आयोग। हंटर आयोग का गठन 1919 ईस्वी में किया गया, जिसमें 3 भारतीय मूल के सदस्य और 5 अंग्रेज व्यक्ति थे, यानी कुल सदस्यों की संख्या थी 8। ठीक है, अब इस हंटर आयोग में हुआ क्या, देखिए, जब जनरल डायर यहाँ से जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम देकर वापस जाता है तो सबसे पहले ये अपने जो सीनियर अधिकारी है ओ डायर को एक पत्र लिखता है और उस पत्र में ये संदेश देता है कि जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा हमारी सेना पर हमला किया गया, जिसके बचाव में हमने क्या किया, अपने डिफेंस में वहाँ के लोगों पर गोलियां चलाई, जो कि पूरी तरीके से झूठ था। ओ डायर क्या करता है, इसे शाबाशी देता है कि वाह भाई वाह बेटे, बहुत अच्छा काम किया, मौज कर दी तुमने, बहुत सारे लोगों को मारा, 1 नंबर काम किया, आ जाओ हम तुमको प्रमोट कर देते हैं और प्रमोशन करके इसको कर्नल बना देते हैं। और हंटर आयोग में भी डायर को क्या करते हैं, निर्दोष घोषित कर देते हैं। और हंटर आयोग यह भी दिखाता है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 379 लोगों की मृत्यु हुई थी और कुछ 10-20-25 लोगों के आसपास घायल हुए थे, पर ये आंकड़े बिल्कुल गलत थे। अब इसी के लिए हमारे भारत के हिसाब से भारतीय मूल का एक जांच आयोग बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी ने की। इसमें अन्य सदस्य कौन कौन से थे, तो मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। इन्होंने डायर को दोषी करार दिया और इनके हिसाब से वहाँ मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 1300 से अधिक थी। और उस समय
स्वामी श्रद्धानंद के हिसाब से वहाँ पे मरने वाले लोगों की संख्या 1500 से भी अधिक थी, और एक डॉक्टर के अनुसार वहाँ पे मरने वाले लोगों की संख्या 1800 से 2000 से भी ज़्यादा थी। तो इतनी भयानक घटना के बाद होता क्या है कि 1920 ईस्वी में अंग्रेज सरकार इसे यानी जनरल डायर को पदोन्नत करके प्रमोशन देके कर्नल बना के वापस से इसे ब्रिटेन भेज देती है, जहाँ पे 1927 ईस्वी में ये मर जाता है। अब एक और व्यक्ति का नाम आता है उधम सिंह का। ये उधम सिंह वही व्यक्ति हैं जो इस घटना के दौरान यानी 13 अप्रैल 1919 को उसी जलियांवाला बाग में रहते हैं। इन्हें भी कई सारी गोलियां लगती हैं पर ये मरते नहीं हैं और ये बच जाते हैं। बचने के बाद ये बढ़ई वगैरह का काम स्टार्ट करते हैं। बचपन से ही इनके अंदर में एक आग लगी होती है कि जिसने हमारे इतने भाइयों को मारा है हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसे चैन की सांस लेने नहीं देंगे। इसके लिए बढ़ई का काम करते हैं, कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर बाद में कहाँ चले जाते हैं, लंदन। लंदन जाके भी वहाँ पे बढ़ई वगैरह का काम करके थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं, जिससे ये एक गन खरीदते हैं और वो गन लेके 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन के कैंगटन हॉल में पहुंच जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया जनरल डायर तो 1927 ईस्वी में मर गया, तो ये मारने किसको गए थे? तो ये मारने गए थे ओ डायर को। ओ डायर को इसलिए मारने गए थे क्योंकि ये वही था जिसने हंटर आयोग के दौरान जनरल डायर को निर्दोष करार दिया था और उसके द्वारा किए गए इस घृणित अपराध का खुलकर समर्थन किया था। ठीक है, तो इन्होंने 1940 ईस्वी में अपनी गन लेके गन किताब के अंदर रख के गए थे और पहले से ही ये किताब के अंदर वाले पेज को गन के शेप और साइज में काट के उसके अंदर फिट करके लेके गए थे। और जैसे ही वहाँ पहुँचे, इनके सामने जब ओ डायर आया, ओ डायर वहाँ किसी एक फंक्शन में आया हुआ था, तो ओ डायर को देखते ही ये उसके पास पहुँचे और बोले, चाचा, ओ चाचा, सारे कलाकार तुम ही थे, बहुत दिन मौज कर लिए, अब सीधा गोली खाओ। धाएं 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 3-4 गोलियां मार के उनकी क्या कर दी, हत्या। और हत्या करने के बाद ये वहाँ से भागते नहीं है, वहीं पे रुके रहते हैं। अंग्रेजों के द्वारा इन्हें पकड़ लिया जाता है। उसके बाद 31 जुलाई सन 1940 ईस्वी को इनको फांसी दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, एक फैक्ट और जान लीजिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस जलियांवाला बाग असल में जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी, इसीलिए उसे जलियांवाला बाग कहा गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।